lower back pain, neck pain and worst case scenario एक्सीडेंट, हेड इंजरी, ये सब रास्ते में हुए गड्ढों की वजह से हो सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अवनी आर्या है और आप देख रहे हैं नागपुर के। मैं इस वक्त नागपुर के कस्तूरचंद पार्क के पास स्थित किंग्सवे हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ पे हमने हेड ऑफ इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर सेंटर डॉक्टर रुपेश बोकाडे से बात की। सर को 7 साल का एक्सपीरियंस है ट्रॉमा केयर सेंटर और इमरजेंसी यूनिट हैंडल करने में। सर हमसे बात करने वाले हैं नागपुर के रोड्स की वजह से हो रहे एक्सीडेंट्स के बारे में। आप लोगों को सबको पता है नागपुर के रोड्स में कितने पॉटहोल्स है और क्या हालत है, हम भी काफ़ी समय से कवर कर रहे हैं। काफ़ी एक्सीडेंट्स इतने में हो गए हैं और कई लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम भी हो रही है। आइए जानते हैं सर का इस पे क्या कहना है। तो सर अभी हमारा मौसमी मानसून का चल रहा है, गड्ढे भी है, दिखते नहीं है, तो आपके हिसाब से क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हम लोगों ने? तो सबसे पहले और मेन बात मतलब वियर योर सेफ्टी गियर्स लाइक सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग द 4 व्हीलर, द हेलमेट, ये तो मेन चीज़ है। दूसरा मतलब व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, आप जब फ्लडेड रोड से आप ट्रैवल कर रहे हो तो जनरली क्या होता है कि आपको ना अंडर एस्टिमेट करते हो आप डेप्थ ऑफ द रोड, या फिर अंदर गहराई आपको पता नहीं चलती है, अंदर आपको पॉट होल है या नहीं ये पता नहीं चलता। तो ऐसी चीज़ों में आपको अवॉइड करना है, आपको स्पीडिंग नहीं करनी है और जनरली ब्रेक जो जोर से जो मारते हैं या फिर सडनली मारते हैं उससे स्कीड एंड फॉल के प्रमाण काफ़ी ज़्यादा हुए। पिछले महीने हमारे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे आए थे जो स्कीड एंड फॉल की वजह से आए, किसी ने तुरंत ब्रेक लगाया और पीछे वाले ने उसको डैश किया या फिर स्कीड फॉल हो गया। तो स्पीड कंट्रोल करना है, ये मेन है। स्पीड ब्रेक भी अपने को सडनली नहीं लगाना है। दीज आर सम थिंग्स। और अगर हो सके तो फर्स्ट एड किट जो अपन हैंडी रख सके अपने पास, और थोड़ा अगर बेसिक नॉलेज रहे कि हाउ टू डू द फर्स्ट एड, तो आप खुद की और दूसरे के भी सहायता कर पाओगे। ये चीज़ें आपने। अच्छा सर, बीच में मैंने ये भी पढ़ा था कि कुछ स्पेशल कुशन्स आ रहे हैं जो लोग अपने सीट पे लगा रहे हैं, ड्राइवर सीट पे पीछे, क्या वो एक्चुअली काम करता है? बहुत ज़्यादा काम तो नहीं करता है बट आपको माइनरली काफ़ी हेल्प कर पाएगा, क्योंकि आप मेनली वो जो होता है विप्लैश इंजुरीज होती है ना, तो उसमें वो आपको बचा नहीं पाएगा। बट आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और आपको नेक सपोर्ट चाहिए तो डेफिनेटली उससे वो सपोर्ट कर पाएगा, बट इट विल नॉट प्रिवेंट द इंजुरी। तो सर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट अभी 7 ईयर्स से लुक आफ्टर आप कर रहे हैं, तो अभी जैसे नागपुर के रोड्स की हालत है आपने देखा ही है, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो भी रहे हैं बिकॉज इतने गड्ढे हो गए हैं, इतने सारे पॉटहोल्स, इतने इश्यूज हैं नागपुर के रोड्स में फिलहाल। तो सर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और ज़्यादा समय पेशेंट के पास नहीं बचा है, अगर लोगों को वो दिख रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में आने तक पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है या फिर पेशेंट चल बसता है कई बार, तो इमरजेंसी में इंसान क्या कर सकता है वहीं के वहीं? आप प्लीज हमें एक बार बताएं। तो सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प किया जाता है, पेशेंट और सराउंडिंग के लोगों को इकट्ठा किया जाना चाहिए। पेशेंट के पास जाके उसको पैनिक ही नहीं करना है, रीएश्योर करना है कि सब ठीक हो जाएगा। अगर पेशेंट मिडल ऑफ द रोड में है तो उसको रोड से बाजू में फर्म एंड फ्लैट सरफेस पे लेटा जाए। मान लो ये अपना ट्रॉमा विक्टिम है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विक्टिम, तो उनको सबसे पहले फर्म एंड फ्लैट सरफेस पे उसको आप लेटाया जाए ताकि उनके स्पाइन्स और हेड ब्रेन जो भी है अलाइन हो जाए। उसके बाद आपको पेशेंट से बात करनी है। तो जनरली इमरजेंसी में हम देखते हैं कि एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, जिससे सबसे ज़्यादा डेथ होती है ब्लीडिंग की वजह से होती है, एयरवे हाइपोक्सिया की वजह से होती है और सांस रुकने के कारण होती है। तो सबसे पहले देखना चाहिए पेशेंट बात कर रहा है या नहीं, पेशेंट अनकॉन्शियस है क्या। उनको स्कैन करना है कि कहीं से ब्लीडिंग वगैरह नहीं है। अगर कहीं से भी आपको लग रहा है कि ब्लीड हो रहा है तो आपके पास से हैंकरचिप होगी, या फिर अगर पेशेंट के पास कोई चुन्नी या फिर कोई भी क्लीन क्लॉथ है तो उसको आप दबा के रखिए कम से कम 15 से 20 मिनट तक, ताकि वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेशर से भी उनका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, मतलब हो सकता है कि आर्टरी शायद उनका डैमेज हुआ होगा, तो ऐसे में एक टॉर्निके करके आता है। अगर आपके पास टॉर्निके नहीं है तो चुन्नी या फिर आपकी रूमाल भी आप यूज कर सकते हो, और जहां से ब्लीड हो रहा है उसके कम से कम 2 इंच ऊपर से आप उसको टाई कर सकते हो। इतना फर्म टाई करो कि कम से कम उसका ब्लीडिंग रुक जाए। बट आप उसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये टॉर्निके फॉर टाइम बीइंग है। अगर आप एक कंटिन्यूअसली 2 या 3 घंटे पे रखते हो तो शायद इसका ब्लड सप्लाई आगे कम होके बॉडी का पार्ट भी डैमेज हो सकता है। तो आप टाइम बीइंग के लिए जस्ट फॉर 10-15 मिनट्स या हाफ एन आवर तक आप इसको टॉर्निके से आप वो ब्लीडिंग रोक सकते हो, अगर प्रेशर से नहीं हो रहा है तो। उसके बाद आप नियर बाय एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक आप पेशेंट के पास ही रहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर पेशेंट को हेड इंजुरी है, सस्पेक्टेड है, तो उसका नेक और हेड इमोबिलाइज करना है, जैसे कि नेक और हेड। ठीक है, इसमें जनरली हम हेड एंड पे इनको इमोबिलाइज करते हैं ताकि इसमें ज्यादा मूवमेंट ना हो। ठीक है, ये मेन। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है
या फिर उसको झटके आ रहे हैं, फीट आ रही है, तो उसको हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन में, रिकवरी पोजीशन में रखना चाहिए। बट अगर उसी टाइम पे आपको हेड और स्पाइन भी, सी स्पाइन मतलब सर्वाइकल स्पाइन भी इमोबिलाइज करना है, तो जैसे कि मान लो ये लेफ्ट लैटरल पोजीशन में, दिस इज द रिकवरी पोजीशन। इसमें क्या होगा कि जो भी अगर पेशेंट वोमिट कर रहा है वो उसके एस्पिरेट नहीं होगा, फेफड़ों में नहीं जाएगा। तो सर ये तो एक्सीडेंट्स की बात हुई, रोड्स के गड्ढों की वजह से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो फॉर्चुनेटली अगर एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक्सपोज तो लोग रोज हो ही रहे हैं। यहाँ पे नागपुर में टू व्हीलर चलाने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है, तो उन्हें स्पाइन के इश्यूज भी होना चालू हो गए हैं। तो क्या क्या इसमें इश्यूज होते हैं, आप एक बार अगर बता सकें। तो मोस्टली अभी हम पिछले काफी दिनों से हम ओपीडी में भी ऐसे जो पेशेंट है जो मेन कंप्लेंट के साथ आ रहे हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स है वो जनरली लो बैक एक के साथ आ रहे हैं और नेक पेन के साथ आ रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो वर्टिब्रीज होते हैं, सर्वाइकल, लंबर और थोरेसिक, इनमें एक कुशन रहता है, दो वर्टिब्रा के बीच में एक कुशन होता है। वो कुशन की कैपेसिटी होती है कि वो कुशनिंग इफेक्ट देता है एक कैपेसिटी तक। उसके बाद अगर आप रोज एक ही गड्ढे से जा रहे हो या फिर रोज उसको टीयर एंड वियर चेंजेस हो रहे हैं, रोज अप एंड डाउन उसका मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे डिस्क प्रॉब्लम आ जाता है, इंटरवर्टिबल डिस्क प्रॉब्लम। कभी वो हर्निएट हो जाता है, लो बैक एक पेन शुरू हो जाता है, नेक पेन शुरू हो जाता है, टिंगलिंग एंड नमनेस जो शोल्डर के तरफ आता है वो हो जाता है। तो ये मेनली जो है प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे हैं ड्यू टू दिस पॉट होल्स और ये सब चीज़ों की वजह से, तो ये कॉमनली बढ़ते जा रहे हैं। तो सर ये स्पॉन्डिलिटिस, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस काफी अभी कॉमन हो चुका है, वो भी होता है इसकी वजह से? उससे एग्रीवेट हो जाता है ओके स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब चीज़ों की वजह से एग्रीवेट हो जाता है। ओके। और सर बीच में फ्रोजन शोल्डर का भी मैंने काफी सुना, तो क्या फ्रोजन शोल्डर इससे पॉसिबल होता है? लेस लाइकली, वेरी लेस लाइकली। ओके बट ये जो डिस्क बल्जिंग का होता है और नर्व इंट्रैपमेंट का वजह से हो जाता है, तो ये डेफिनेटली इसके वजह से ही होता है। रोज आप अगर गड्ढों से जा रहे हो तो ये एग्रेवेट ही होगा और प्रॉब्लम क्रिएट और करेगा। सर अभी स्लिप डिस्क के पेशेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, जी। तो क्या ये भी कारण हो हाँ, सकता है ये slip disc कारण का? हो सकता है। Right ना, क्योंकि अगर आप रोज गड्ढों के ऊपर से गाड़ी चला रहे हो तो इट विल अफेक्ट योर स्पाइन, राइट?